नीट की काउंसलिंग कैसे होती है? अभी एग्जाम भी नहीं हुआ है, फिर भी बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि काउंसलिंग कैसे होती है, इसके बारे में हम जान लें। तो आज के वीडियो में पूरी काउंसलिंग की प्रोसेस में बताऊंगी कि नीट की काउंसलिंग कैसे होती है, कैसे आपको एडमिशन मिलते हैं। एक ओवरऑल आइडिया आपको दे दूंगी काउंसलिंग का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। नीट यूजी। नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसके थ्रू आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है। अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज जो है वो नीट के अंडर में ही आते हैं। और अगर आपको एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस, बीडीएस, बीयूएमएस, बीवाईएनएस ये सब कोर्सेज करने हैं तो इसके लिए आपको नीट की ही काउंसलिंग करवानी पड़ती है। प्लस नर्सिंग अगर आपको करना है तो भी आपको नीट से ही का ही एग्जाम देना पड़ता है और इसकी ही काउंसलिंग करवानी पड़ती है। मिलिट्री में अगर आपको नर्सिंग करना होता है तब भी आपको नीट का एग्जाम देना होता है और इसी की काउंसलिंग करवानी होती है। ठीक है, नीट का एग्जाम में आपको 11th-12th का सिलेबस पूछा जाता है और इस साल के फॉर्म फिलिंग ओवर हो चुके हैं। तो इस साल तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, अगर आप भूल गए हो तो अब अगले साल ही कर पाओगे। बात करते हैं काउंसलिंग की। देखो बच्चों, काउंसलिंग 3 होती है टोटल। पहला होता है आपका एमबीबीएस और बीडीएस के लिए। ठीक है, एमबीबीएस मतलब कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ साइंस, जिससे आप डॉक्टर बनते हो, उसकी काउंसलिंग होती है। और दूसरा होता है आपका इसी के अंदर बीडीएस यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ठीक है, एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग साथ में होती है। दूसरी होती है आयुष काउंसलिंग। आयुष काउंसलिंग का मतलब होता है ए फॉर आयुर्वेद, उसके बाद आपका होम्योपैथिक, फिर आपका बीवाईएनएस, बीएचएमएस, ठीक है, बीयूएमएस, ये सारी जो काउंसलिंग है ना, ये आपका आयुष काउंसलिंग कहलाती है और वो अलग से होती है, उसकी वेबसाइट भी अलग होती है। ठीक है, तीसरी जो काउंसलिंग होती है वो होती है नर्सिंग के लिए, जो कि अभी रिसेंटली स्टार्ट की गई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको नर्सिंग में भी एडमिशन देते हैं नीट के बेसिस पे। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हो वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें नर्सिंग में आपको एडमिशन मिलता है नीट के बेस पे, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपके लिए उस पर वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तीनों का वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग। 3 शिफ्ट मैंने बताई, तीनों में से पहले शिफ्ट की बात करें। एमबीबीएस एंड बीडीएस की जो काउंसलिंग होती है उसकी एक अलग वेबसाइट है। वेबसाइट का नाम होता है एमसीसी। ठीक है, एमसीसी जो वेबसाइट होती है, ये एमसीसी वेबसाइट पे ही काउंसलिंग होती है। फिलहाल वो वेबसाइट पुराने साल की दिखा रही है, वो अपडेट तब होगी जब आपका नीट का एग्जाम ओवर हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ये साइट्स वर्क करती हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि 2024 का है ही नहीं अभी। मैं बस आपको आइडिया दे रही हूँ कैसे काउंसलिंग होती है, क्योंकि कंटिन्यूअस मेरे पास ये डाउट्स आ रहे थे। ठीक है, एमसीसी की जो काउंसलिंग होती है वो 2 शिफ्ट में होगी। पहला होगा आपका ऑल इंडिया काउंसलिंग, दूसरा होगा आपका स्टेट काउंसलिंग। सबसे पहले ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टार्ट होती है। ऑल इंडिया काउंसलिंग में आप किसी भी स्टेट से हो, वो मैटर नहीं करता है, आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हो। और यहाँ पे आपका सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट लगते हैं, सारे के सारे जो भी सर्टिफिकेट लगेंगे आपके, सब के सब सेंट्रल लेवल के लगेंगे, जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट। ठीक है, ये सब सेंट्रल लेवल का लगेगा और इंडिया में कहीं भी आप एडमिशन ले सकते हो। इंडिया के किसी भी कॉलेज में, आप यूपी से हो, आप चाहते हो दिल्ली में एडमिशन लेना, आप ले सकते हो। आप दिल्ली के हो, आप चाहते हो जम्मू कश्मीर में एडमिशन लेना, आप ले सकते हो। ठीक है, तो ऑल इंडिया काउंसलिंग जो होती है वो इंडिया में कहीं भी आप एडमिशन पा सको, इसके लिए है। ये अक्सर उन बच्चों का इसमें सिलेक्शन होता है जो मतलब जो टॉप रैंकर्स होते हैं, क्योंकि वो अच्छे से अच्छा कॉलेज चाहते हैं, वो जरूरी नहीं कि अपने ही स्टेज में कॉलेज चाहते हो। और इसमें हर एक कॉलेज की टोटल 15% सीट्स ही रखी जाती है। जैसे मान लो केजीएमसी में टोटल 100 सीट्स है, तो 100 में से 15 सीट्स रखी जाएंगी ऑल इंडिया काउंसलिंग में। फिर अगेन दिल्ली के जो कॉलेजेस हैं, दिल्ली के कॉलेजेस की 100 सीट्स हैं, तो 100 में से 15 सीट्स रखी जाएंगी इसमें। तो हर कॉलेजेस की 15-15 सीट्स रखी जाती है, किसी किसी की 20 सीट भी रखी जाती है, डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। तो मतलब बहुत ही कम सीट्स पे ये काउंसलिंग की जाती है। ये काउंसलिंग इसलिए की जाती है ताकि इंडिया के टॉप कॉलेजेस में बच्चों को एडमिशन मिल सके, चाहे वो जिस भी स्टेट से हो। ठीक है, तो इस काउंसलिंग में अक्सर वो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं जो टॉप रैंक पे हैं, जिनका रैंक बहुत अच्छा होता है। ओके,
तो ऑल इंडिया काउंसलिंग एमसीसी की जो है वो एमबीबीएस बीडीएस दोनों के लिए है, और ये आपकी टॉप रैंकर्स के लिए होती है जिसका मार्क्स बहुत कम है, उसमें उसका इसमें होने के चांसेस बेहद कम रहते हैं। ठीक है, इसी की फिर सेकेंड राउंड काउंसलिंग होती है। मान लो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई, सीट्स अलॉट हुई, बच्चे संतुष्ट हैं तो उसमें जाके एडमिशन वो ले लेते हैं, नहीं संतुष्ट हैं तो छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद फिर जो सीट्स खाली बचती हैं उन पे सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होती है। सेकेंड राउंड में भी सेम प्रोसेस होती है। अगर बच्चों को लेना है, जिनको अलॉट हुआ है, उनको कॉलेज पसंद आए, लेना है तो ले लेंगे, अदरवाइज वो उन्हें छोड़ देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मॉप अप राउंड की काउंसलिंग होती है। मॉप अप राउंड में क्या होता है, अगेन जो सीट्स बाकी हैं वो ऑफर की जाती हैं उनसे कम नंबर वाले बच्चों को, अगर वो लोग ले लेते हैं तो अच्छी बात है, वरना वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड फिर स्टार्ट होता है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड कभी कभी ही स्टार्ट होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड स्टार्ट ही हो, डिपेंड करता है सीट बची है कि नहीं। अगर सीट बची है तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड आएगा। ठीक है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कुछ कॉलेज में एक आध सीट होती है जहां पे आपको ऑफलाइन प्रेजेंट होना पड़ता है, उसके बाद वो सीट आपको मिलती है। वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी ना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी, आप बिल्कुल परेशान मत होना। आज सिर्फ ओवरऑल व्यू दे रही हूँ कि होता क्या है। अच्छा, आप सोचोगे कि टॉप रैंकर्स को सीट मिल रही थी तो छोड़ क्यों देते हैं बच्चे? तो देखो, जैसे मान लो आपको 15 सीट में ही से ही चुनाव करना है, तो आपको मान लो दिल्ली मौलाना आजाद जो मेडिकल कॉलेज है उसमें आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, और उसमें नहीं मिल रहा, उसमें 15 सीट से बाहर हो जा रहे हो, आप किसी और कॉलेज में मिल रहा है और आप चाहते थे 15 में मिले। तो अगर आप दिल्ली की हो तो आप स्टेट वाली काउंसलिंग करवाओगे, है ना? आप इस 15 सीट के पीछे क्यों लाओगे? स्टेट वाली काउंसलिंग करवाओगे तो आपको उसमें मिलने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए कई सारे बच्चे छोड़ देते हैं। ये चीजें आपको तब समझ में आएंगी जब रिजल्ट आ जाएगा, और जब काउंसलिंग में लाइव करके आपको दिखाऊंगी ना तो अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस एक आइडिया लो। ओके, तो एमसीसी की काउंसलिंग जो ऑल इंडिया की है उसमें 1000 फीस लगती है, और आपकी पूरी काउंसलिंग इस राउंड 1 राउंड 2 मॉप अप राउंड स्टे वैकेंसी राउंड इसमें खत्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद साथ ही साथ जब आपका फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड पूरा होने लगता है तभी आपकी स्टेट की काउंसलिंग से स्टार्ट हो जाती है। ये हर स्टेट में अलग अलग टाइम पे स्टार्ट होती है, किसी स्टेट में पहले स्टार्ट हो जाएगी, किसी स्टेट में बाद में स्टार्ट होगी, और आप दूसरे की स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आप यूपी के हो तो यूपी में ही पार्टिसिपेट करोगे, आप एमपी के हो तो एमपी में ही पार्टिसिपेट करोगे, आप किसी दूसरे के स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। तो जिस स्टेट के बच्चे ज्यादा पढ़ने वाले हैं, जैसे यूपी बिहार, ये सब के स्टेट के बच्चों की जनसंख्या ज्यादा है और उस कंपेयर में कॉलेज कम है, पढ़ने वाले ज्यादा है यहाँ पे, तो इनकी कट ऑफ हाई जाती है। राजस्थान की कट ऑफ हाई चली जाती है। लेकिन वहीं अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं या साउथ के बच्चों की बात करूं, उनकी कट ऑफ लो जाती है। तो बच्चों इसमें कुछ कर नहीं सकते, आप मजबूर हो, आपको अपने ही स्टेट में पार्टिसिपेट करना है, दूसरे के स्टेट में नहीं करना है, भले उनकी कट ऑफ कम जा रही है। ठीक है, आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे वहां पे। ओके, अगर आपको दूसरे स्टेट का चाहिए तो ऑल आउट इंडिया काउंसलिंग वाले में पार्टिसिपेट करो। तो जो स्टेट की काउंसलिंग होती है उसमें अलग अलग स्टेट में अलग अलग फीस लगती है, और इसमें फीस ज्यादा लगती है। जैसे यूपी की बात करूं तो यूपी में 30,000 रुपए आपको देने होते हैं, 30,000, प्लस इसमें 2-3 हजार की रजिस्ट्रेशन फीस होती है। रजिस्ट्रेशन फीस तो आपकी वापस नहीं होगी, और अगर आपको सीट मिल जाता है तो ये 30,000 भी वापस नहीं होंगे, आपको वो सीट छोड़ नहीं सकते। आप अपग्रेड पे जा सकते हो। अपग्रेड का मतलब होता है कि आप चाहते हो कि दूसरे राउंड में भी पार्टिसिपेट करो, क्या पता इससे कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो आपके ये जो 30,000 है, अगर आपको एडमिशन मिल गया तो ये वापस नहीं होंगे। भले आप एडमिशन कैंसिल कराना चाहो फिर भी ये वापस नहीं होंगे, क्योंकि मेडिकल की सीट बच्चों आप ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते। आपको मिल रहा है तो आप वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये 30,000 वापस नहीं होते हैं स्टेट काउंसलिंग में। पर अगर आपको कॉलेज नहीं मिला, कोई भी कॉलेज नहीं मिला, तो आपकी जो 30,000 रुपए है ना वो आपको वापस हो जाते हैं, आपके अकाउंट पे वो वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा मत सोचो कि हमारे 30,000 रुपए डूब जाएंगे, नहीं। अगर आपको एडमिशन मिलेगा तो 30,000 आपके उसी में एडमिशन में कट जाएंगे। जैसे मान लो एडमिशन में आपके 50,000 रुपए लगते हैं, ठीक है, मान लेते हैं एडमिशन में 50,000 रुपए लगते हैं, तो 30,000 यही वाले लग जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा 20,000 देने पड़ेंगे बस। समझ में आई बात? तो किसी भी स्टेट का जो कॉलेज होता है उसमें कम से कम 30,000 तो लगते ही हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग फीस लगती है। एमपी में 10,000 लगते हैं, यूपी में 30,000 लगते हैं, जो आपका बिहार होता है उसमें भी लगभग 30,000 लगते हैं। ये मैं पिछले साल का बता रही हूँ, आपका इस साल कुछ अमाउंट बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग रेडी रहना। तो इतना आपको जमा करना पड़ता है,
और अगर आपको सीट मिल गई तो इतने पैसे आपके कट जाएंगे, भले आप एडमिशन लो या ना लो। बात समझ में आई? क्योंकि आप मेडिकल काउंसलिंग की सीट बर्बाद नहीं कर सकते, इसलिए पैसे वो काट लेते हैं। ओके, नेक्स्ट, अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो आप दूसरा राउंड, तीसरा राउंड तक जा सकते हो। अगेन इसमें भी सेम प्रोसेस होती है। फर्स्ट राउंड होता है, सीट अलॉट हुई, किसी ने छोड़ दिया, किसी ने अपग्रेड कर लिया। अपग्रेड एक ऑप्शन होता है। अपग्रेड का मतलब आप दूसरी काउंसलिंग में, दूसरे राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड के रिजल्ट में कुछ सीट जो बच गई है वो सेकेंड राउंड वालों को मिलेगी। सेकेंड राउंड की सीट बच गई है तो वो मॉप अप राउंड को मिलेगी। मॉप अप राउंड में भी बच गई है तो अगेन वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाती है, जहां पे आपको ऑफलाइन काउंसलिंग करानी पड़ती है। यहाँ पे आपकी फिर एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग समाप्त हो जाती है, ठीक है। 3 राउंड टोटल मेन होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉप अप राउंड। ये हो गया, फिर भी सीट बच गई तो स्टे वैकेंसी राउंड, ठीक है। और जानते हो जिसके बहुत कम मार्क्स होते हैं ना, उनको अक्सर मॉप अप राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड में चांस मिल जाता है। तो अगर आपके कम मार्क्स भी हो तो एक बार ये जरूर ट्राई किया करो। हालांकि डिफिकल्ट है, क्योंकि मॉप अप राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड की अलग से फीस लगती है, आपके वहाँ पैसे बर्बाद हो सकते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज में जाने का मौका भी होता है। तो अगर आप रिस्क लेने को तैयार हो कम मार्क्स पे, तो आप इन दोनों राउंड में जरूर पार्टिसिपेट किया करो। मैं काउंसिल के टाइम आपको हेल्प करूंगी। आप मुझसे कमेंट में मेंशन करना कि मैम हेल्प करो, तो मैं हेल्प जरूर करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट होती है आपकी आयुष की काउंसलिंग। आयुष की जो काउंसलिंग होती है, अगेन ये ऑल इंडिया काउंसलिंग भी होती है, स्टेट भी होती है, मॉप अप, सॉरी, ऑल इंडिया भी होती है, स्टेट भी होती है, दो तरह से। सेम टू सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी चलता है, बस इसकी वेबसाइट दूसरी है। उसकी वेबसाइट एमसीसी थी, इसकी वेबसाइट आयुष होती है, ठीक है। आयुष में आप बीएएमएस, बीएचएमएस, बीवाईएमएस, बीयूएमएस और आपके जो बीएसएमएस, ये सारे जो कोर्सेज होते हैं, इनमें आप एडमिशन ले सकते हो। सबसे अच्छा इसमें से बीएएमएस कोर्स माना जाता है। लेकिन आप ये मत सोचो अगर आपको इनमें से कोई अच्छा कोर्स नहीं लग रहा है तो उसमें एडमिशन मत लो। मैंने ये गलती की थी, आप लोग मत करो, ठीक है। मुझे भी बीएएमएस, बीएचएमएस मिल रहा था, लेकिन उस टाइम इतना क्रेज नहीं था जब मैंने एग्जाम दिया था, इसलिए मैंने ये कोर्सेज नहीं लिए और मुझे पछतावा होता है। मुझे लेना चाहिए था, आज मैं डॉक्टर होती। तो आपको भी इनमें से कोई भी कोर्सेज लेना चाहिए। जो भी कोर्स मिल जाए बच्चों, ले लिया करो। नीट के थ्रू कोई भी कोर्स मिल रहा है ना, उसकी बड़ी वैल्यू रहती है, ठीक है। तो आप जरूर कोर्सेज लिया करो। इसमें भी आपकी जो ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है उसमें 10,000 रुपए लगते हैं, प्लस 1-2 हज़ार रुपए रजिस्ट्रेशन फीस लगती है। 2,000 रुपए आपके नहीं रिफंड होंगे, 10,000 रिफंड हो जाएंगे अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ तो। अगर आपका एडमिशन हो रहा है, कॉलेज सीट आपको अलॉट हो गई, तो ये जो 10,000 है वो आपके एडमिशन की फीस में कट जाएंगे। जैसे मान लो एडमिशन की फीस 20,000 है, तो 10,000 आपने दे रखे हैं, एक्स्ट्रा 10,000 ही देने पड़ेंगे। क्लियर? सेम टू सेम इसमें भी फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉप अप राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड चलता है। और इसकी जो स्टेट काउंसलिंग होती है, स्टेट काउंसलिंग में एक थोड़ी सी दिक्कत वाली बात यह है कि अक्सर स्टेट काउंसलिंग में हर एक राउंड की अलग अलग रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है, जो कि मिल करके लगभग 10,000 हो जाती है और आपकी रिफंड भी नहीं होती। तो ये एक बुरी चीज है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। अगर वो इस साल इम्प्रूव कर देते हैं तो अच्छी बात है। ये सारी बातें होती हैं। और कई सारे स्टेट ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको ड्राफ्ट बनवाना पड़ता है। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? पैसों का आपसे कैश नहीं लेते, ना ही ऑनलाइन पेमेंट, एक चेक और ड्राफ्ट बनता है। तो अपने मम्मी पापा से एक बार पता कर लेना कि उनके पास ड्राफ्ट्स का ऑप्शन उन्होंने इनेबल करवा रखा है बैंक से या नहीं, वो ड्राफ्ट बनवा सकते हैं या नहीं। क्योंकि अगर आपके पास पहले से ड्राफ्ट की सुविधा नहीं है तो फिर आपको उस टाइम बनवाने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, खासकर यूपी की अगर मैं बात करूं, तो यूपी में ड्राफ्ट्स ही लगते हैं 30,000 रुपए के। वो ना ही कैश जमा करेंगे, ना ऑनलाइन जमा करेंगे, सिर्फ ड्राफ्ट लगेंगे। तो ड्राफ्ट के बारे में एक बार अपने पेरेंट्स से आप बात कर लेना। अभी नहीं, एग्जाम के बाद बात कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम के बाद आपके पास काफी टाइम रहता है काउंसलिंग स्टार्ट होने में। तो आप एग्जाम के बाद एक बार ड्राफ्ट बनवाने की पूरी प्रोसेस पूरी करवा लेना। उसके बाद आप ड्राफ्ट बनवा लेना, फिर वहां पे सबमिट करना। क्योंकि ड्राफ्ट जिसके नाम से बनेगा उसी में पैसे रिफंड आएंगे, अम, अगर आपका क्या बोलते हैं उसे, अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो, ठीक है। तो ये सब कुछ बातें। और लास्ट आती है आपकी बीएससी नर्सिंग की जो काउंसलिंग है वो। बीएससी नर्सिंग के कुछ ही कॉलेजेस हैं जो जो नीट के अंदर आते हैं। उनमें से एक बीएचयू है, लेडी हार्डिन कॉलेज है जो कि दिल्ली का है। मैं उसकी एक लिस्ट आपको अलग से वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी। उनमें काउंसलिंग का एक अलग ही अपना प्रोसेस होता है, उसको भी मैं डिस्कस कर लूंगी अलग से वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो इतना आप जानो कि नीट की जो नर्सिंग की काउंसलिंग होती है ना, उसका टोटल एक अलग प्रोसीजर है, ठीक है।
और नर्सिंग के कुछ ही कॉलेजेस हैं जिनमें एडमिशन मिलना मुश्किल ही होता है, कट ऑफ हाई ही जाती है। उसके बाद आपका एमएनएस की काउंसलिंग होती है, जो बहुत सारे बच्चे करवाना चाहते हैं, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, एमएनएस, ये भी नर्सिंग में ही आता है, लेकिन इसमें जो बच्चे जाते हैं ना, उनकी सैलरी 2 लाख रुपए महीने तक हो सकती है, तो ये एक बहुत अच्छा कोर्स है। अगर आपका हो पाए तो एमएनएस में ज़रूर ट्राई करना। पर इसमें आप मिलिट्री में नर्स बनोगे, यानी कि आपका शिफ्टिंग इधर से उधर हो सकता है, जैसे मिलिट्री के लोगों का होता है। अगर आप रेडी हो तो इसमें जा सकते हो, 2 लाख रुपए तक सैलरी मिलती है, ठीक है? एमएनएस की काउंसलिंग के लिए आपको एमएनएस के पोर्टल पे जाना होता है और वहाँ पे काउंसलिंग करवानी होती है। जैसे एमसीसी था, आयुष था, वैसे एमएनएस का पोर्टल है। एमएनएस के अंदर टोटल 6 कॉलेज आते हैं। 6 में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर किसी में आपका हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। ये भी काउंसलिंग अभी पिछले साल से ही स्टार्ट हुई है, तो इसकी कोई फिक्स फीस मैं नहीं बता सकती, लेकिन इसमें फीस काउंसलिंग में कम ही लगती है, ज़्यादा फीस नहीं लगती है। ओके? और जो बाकी सारे कॉलेजेस हैं नर्सिंग के, उस पे इंडिविजुअली आपको जा करके काउंसलिंग करवानी पड़ती है। ये सारी प्रोसेसेस कैसे होती हैं एग्जाम के बाद मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। फिलहाल आप अपने दिमाग में रखो कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है? इतना दिमाग में रहेगा तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी काउंसलिंग में। अदरवाइज आप लोग परेशान होते रहते हो, काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग कैसे होती है, ठीक है? तो मैंने आपको एक पूरा आइडिया दे दिया। और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट्स में मेंशन करना, मैं एक-एक करके हर एक बच्चे का कमेंट सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। ओके? सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको एमएनएस के बारे में जानना है तो मैंने ये वाली वीडियो बना रखी है, वीडियो का लिंक लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है? सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।